हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर दे। इसमें लीज्ड एसेट भी इंक्लूड होते हैं। वो क्या होते हैं? ऐसे एसेट को हम कहते हैं एनपीए, जिनके थ्रू बैंक की इनकम होना बंद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्म लोन। टर्म लोन के केस में अगर ब्याज और मूलधन की किस्त ओवरड्यू हो जाए फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, अगर लास्ट 90 डेज से आपके टर्म लोन में न तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो और न ही मूलधन की कोई किस्त, ये लास्ट 3 मंथ से ओवरड्यू है, तो टर्म लोन है जो वो क्या हो जाएगा? एनपीए। नेक्स्ट है हमारा सीसी एंड ओडी में, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में क्या है? इफ़ द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर लास्ट 3 मंथ, अगर लास्ट 3 मंथ से अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो सीसी और जो ओडी है ये एनपीए हो जाता है हमारा अकाउंट। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट, मीन जितनी हमारी सैंक्शन लिमिट है, जितना हमने सैंक्शन किया हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हमारा ओवरड्यू रहता है लास्ट 3 मंथ में, तो क्या होता है? ये सीसी और ओडी एनपीए हो जाता है। ज़रूर नहीं है कि जो हमारा बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा था। अगर ये सैंक्शन लिमिट से कम भी है लेकिन लास्ट 3 मंथ से इसमें कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, तब भी जो ये हमारा अकाउंट है सीसी और ओडी ये एनपीए हो जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर, अगर लास्ट 3 मंथ में स्टॉक स्टेटमेंट भी अकाउंट की ना आई हो, तब भी अकाउंट है जो हमारा एनपीए हो जाता है। नेक्स्ट है रिन्यूअल रिव्यू के बेस पर, रिन्यूअल और रिव्यू के बेस पर भी हमारा अकाउंट है जो एनपीए हो जाता है। जैसे कि 1 साल में रिन्यू होना होता है, उसके बाद ये 6 महीने के लिए देखा जाए, 180 दिन के लिए देखा जाएगा कि वेट किया जाएगा कि हाँ रिन्यूअल होता है। अगर नहीं होता 180 दिन के बाद भी, तो फिर ये एनपीए हो जाता है हमारा। सीसी और ओडी है जो हमारी ये जो अकाउंट है हमारा एनपीए हो जाता है, ये बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड के बेस पर भी एनपीए हो जाता है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के बेस पर भी एनपीए हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, ये भी लास्ट 90 डेज में अगर नहीं होते तो भी हमारा अकाउंट एनपीए हो जाता है। क्रेडिट कार्ड अकाउंट, इसकी पेमेंट भी अगर 90 डेज से ड्यू है तो एनपीए हो जाता है। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता अकाउंट में तब भी ये एनपीए हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिटरमाइनेशन ऑफ एनपीए, ये एनपीए को डिटरमाइन कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांसेज अगेंस्ट एफडीआर, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, एलआईपी। इसमें अगर एफडीआर, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, एलआईपी में नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए, इसको एनपीए ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर इफ़ एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट, अगर इसमें सफिशेंट मार्जिन है अकाउंट में तो इनको आपको एनपीए डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांसेज टू स्टाफ मेंबर्स अंडर स्टाफ वेलफेयर स्कीम। ये अगर स्टाफ को आपने एडवांस दे रखा है तो इसको एनपीए कब डिक्लेयर किया जाएगा? जब 90 दिन के अंदर इनकी किस्त नहीं आती। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर एडवांस। एग्रीकल्चर एडवांस है जो इसके लिए भी हमारा एनपीए अकाउंट कब होता है? जब अकाउंट में 3 महीने तक कोई किस्त जमा नहीं होती, प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा केसीसी। केसीसी को कब एनपीए डिक्लेयर किया जाता है? जब इसकी अमाउंट 3 मंथ तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल। केसीसी में 2 टाइप से एनपीए डिक्लेयर किया जाता है, एक होता है शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के बेस पे और एक होता है लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के बेस पे। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है वो होता है हमारा जब तक शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होंगी 2 शॉर्ट टर्म क्रॉप्स तक अगर कोई किस्त अकाउंट में जमा न हो तो वो हमारा एनपीए हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप्स में क्या होता है? जब तक कि एक लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के बाद अकाउंट में कोई क्रेडिट न हो
तो वो भी हमारा एनपीए हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट को हम 4 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एसेट, सेकंड है सब स्टैंडर्ड एसेट, थर्ड डाउटफुल एसेट, फोर्थ हमारा लॉस एसेट। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एसेट की। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? ये जो स्टैंडर्ड एसेट है, इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, ये किसी प्रॉब्लम को डिस्क्लोज नहीं करता है। एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच्ड टू द बिजनेस, सच एन एसेट इज नॉट एनपीए। जो ये स्टैंडर्ड एसेट होता है, इस टाइप के एसेट को हम एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट है, इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर 30 दिन तक इरेगुलर हो, अगर 30 दिन तक अकाउंट में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट क्रेडिट न हो तो क्या होता है? ये SMA 0 अकाउंट को कहेंगे हम SMA 0। नेक्स्ट है हमारा SMA 1। SMA 1 अकाउंट कब बन जाता है? जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 31 दिन से 60 दिन तक इरेगुलर रहे। नेक्स्ट है हमारा SMA 2। SMA 2 अकाउंट कब हो जाता है? जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमारा 61 दिन से 90 दिन तक इरेगुलर रहे अकाउंट में, तब ये हो जाता है हमारा SMA 2 कैटेगरी का अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट कौन सा होता है? सब स्टैंडर्ड एसेट 1 विच हैज रिमेन NPA फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। अगर कोई अकाउंट 1 साल से कम या 1 साल तक NPA रहता है तो उसको हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। नेक्स्ट हमारा डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट कौन सा होता है? इन एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट इफ इट रिमेन्स इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ। अगर यह सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 मंथ तक, 1 साल तक रहे। देखो 1 साल तक तो हो गया था हमारा, 1 साल या 1 साल से कम सब स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड होने के बाद अगर 1 साल तक और वो सब स्टैंडर्ड एसेट में रहे तो हो जाता है हमारा डाउटफुल एसेट। अब डाउटफुल एसेट है जो, इसको हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। इसके बाद हमारा हो जाता है लॉस अकाउंट। डाउटफुल 1 में क्या होता है? रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी अप टू 1 ईयर। 1 साल तक वो डाउटफुल कैटेगरी में रहता है। डाउटफुल एसेट होने के बाद वो 1 साल तक रहता है डाउटफुल 1 कैटेगरी में। इसके बाद है 1 साल यहाँ पे हो गया। 1 साल के बाद 1 साल से 3 साल तक वो होता है डाउटफुल कैटेगरी 2 में। उसके बाद 3 साल से जितना भी टाइम, इससे ज़्यादा है जितना टाइम भी रहेगा वो सारा होगा डाउटफुल कैटेगरी 3 में। ये चाहे कितने भी टाइम तक रह सकता है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेगा ये एसेट तो ये होगा हमारा लॉस एसेट। इसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लॉस एसेट। जहाँ पर लॉस आइडेंटिफाइड किया गया हो बाय बैंक, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और बाय RBI। किसने लॉस आइडेंटिफाई किसने किया हो? या बैंक ने किया हो, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने, या फिर RBI ने। बट द अमाउंट हैज़ नॉट बिन रिटन ऑफ होली। अभी सिर्फ ये डिक्लेयर किया है, सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि ये एसेट है जो लॉस एसेट हो चुका है, लेकिन इसकी अमाउंट है जो वो अभी रिटन ऑफ नहीं की गई है, तो इसको कहेंगे हम लॉस एसेट। यहाँ पर हमारी 2 कैटेगरी और हैं, स्टेट अवे डाउटफुल और स्टेट अवे लॉस। स्टेट अवे डाउटफुल में क्या होता है? जब सिक्योरिटी की वैल्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 50% से कम हो। जब जो हमारे पास सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू, जो हमने अमाउंट, जो कस्टमर के लिए अमाउंट खड़ा है उसका 50% से कम है, तो क्या होगा हमारा? ये होगा स्टेट अवे डाउटफुल एसेट। उसके बाद हमारा स्टेट अवे लॉस। इसमें कब होती है स्टेट अवे लॉस एसेट? कब हो जाता है? जब जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी है उसकी वैल्यू 10% से कम हो। किसकी? जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ा है उसका 10% से कम है, तो वो होगा हमारा स्टेट अवे लॉस अकाउंट। आगे हम बात करेंगे प्रोविजनिंग के बारे में। इन सभी कैटेगरी में हमने प्रोविजन बनाया हुआ है, वो है देखिए यहाँ पे, प्रोविजनिंग इज सेटिंग असाइड ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड टू मीट द डिफॉल्ट अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट। बैंक ने प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रोविजनिंग के लिए रखा। बैंक अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट है जो वो प्रोविजनिंग के लिए रखता है।
कब? उन अकाउंट के लिए जिनमें कुछ टाइम से उनका कोई किस्त क्रेडिट नहीं हो रही है, जिनको जो लग रहे हैं कि ये एनपीए हो सकते हैं, उनके लिए एक प्रोविजनिंग रखता है। प्रोविजनिंग क्या है हमारी, यहाँ हम बात करेंगे प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट पे भी हम प्रोविजनिंग रखते हैं, जबकि स्टैंडर्ड एसेट है वो एनपीए नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी हम प्रोविजनिंग रखनी होती है। एडवांस टू एजीआर एंड एमएसई, इसके लिए आपको रखना होता है 0.25%। CRE इसके लिए रखना होता है हमें 1%। CRERH इसके लिए हम रखते हैं 0.75%। और हाउसिंग लोन में गारंटीड एट टीजर रेट ये होता है हमारा 2%। ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेज इनके लिए रखते हैं हम 0.40%। यहाँ पे जो ये बताया है ये हो रही है हमारी स्टैंडर्ड एसेट की प्रोविजनिंग के बारे में बात। CRERH इसका मतलब है कॉमर्शियल रियल इस्टेट रेजिडेंशियल हाउस। नेक्स्ट हमारा प्रोविजनिंग ऑन सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजनिंग क्या होती है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा सिक्योर्ड एक्सपोजर पर। सिक्योर्ड एक्सपोजर पर ये है हमारा 15% और अनसिक्योर्ड पर है ये 25%। किसमें? सब स्टैंडर्ड एसेट में। अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज लोन अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट पर कितना है ये 20%। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजनिंग ऑफ डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में प्रोविजनिंग कितनी होती है? डाउटफुल 1 में जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है उसमें हमारी प्रोविजनिंग होती है 25%। डाउटफुल 2 में सिक्योर्ड पोर्शन पे होती है हमारी प्रोविजनिंग 40%। और डाउटफुल 3 में होती है हमारी सिक्योर्ड पोर्शन हो या अनसिक्योर्ड, इस पे होती है पूरी 100%। और लॉस एसेट में भी हमारी प्रोविजनिंग पूरी 100% होती है, कोई सिक्योर्ड पोर्शन हो या अनसिक्योर्ड। थैंक यू।